दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वही बांग्लादेशी सीरीज है जिसके नेक्स्ट पार्ट का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस पार्ट को लाने में थोड़ी देर हुई, उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी सस्पेंस का वही तड़का है जो इससे पहले पार्ट में था, या कहें उससे भी ज्यादा। तो जो भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें हम सजेस्ट करेंगे कि इसको देखने से पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, ताकि ये कहानी आपको ठीक से समझ आ सके। उसके लिए आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि ये इस चैनल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2018 में चौधरी साहब की बेटी की शादी से, जहाँ काफी ज्यादा गेस्ट आए हुए थे। और ये वही फंक्शन है जिसमें रफसान ने अपनी बीवी नीला के छोटे छोटे पीसेस करके सभी गेस्ट को खिला दिया था। और यहाँ हम ऑडियंस को बताया जाता है कि अगर आप कितनी भी पक्की प्लानिंग करके अपनी बीवी को मारोगे तब भी आप उसमें फेल हो जाओगे, प्लानिंग नहीं करके मारोगे तब भी आप फेल ही होंगे। इसलिए बेहतर ये है कि या तो आप अपनी बीवी से सुलह कर लो या उससे तलाक ले लो, लेकिन कभी अपनी बीवी का मर्डर मत करो। खैर, अब इस पूरी दावत में सिर्फ दो ही लोगों को इस बात का अंदाजा था कि वो क्या खा रहे हैं। एक तो रफसान और दूसरा उसका साथी या कहें उसका चेला कमाल, जो बड़े ही स्वाद लेकर इस डिश को खा रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे इंसानी गोश्त की आदत है। इसके बाद सीन सीधा 2021 में शिफ्ट होता है। यहाँ कमाल जब रफसान की किचन में आता है तो उसे वहाँ रफसान बंधा हुआ दिखाई देता है, जिसे निलॉय ने बांधा था। दोस्तों, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तभी आप इसे समझ पाएंगे। खैर, यहाँ निलॉय की बॉडी देखकर कमाल कहता है कि ये तो मंजू भाई है। रफसान कहता है मंजू भाई नहीं, ये निलॉय है, जल्दी से इसे ऊपर रखो, हमें इसके भी पीसेस करने हैं। और इसके बाद वो दोनों मिलकर निलॉय की बॉडी के भी वैसे ही टुकड़े कर देते हैं जैसे उन्होंने नीला की बॉडी के किए थे। इसके बाद हमें सीधा 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो पुलिस इंस्पेक्टर हारून रफसान के घर आता है और उन्हें बताता है कि अभी तक हमें रोहिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बात पक्की है कि अभी भी वो ढाका में ही कहीं है। इस बीच हारून की नजर नूर पर जाती है, जो पिछले पार्ट में कोमा से बाहर आ गया था, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि कोमा से बाहर आने के बाद नूर की याददाश्त जा चुकी है, वो सिर्फ इशारा करके चलता फिरता है। यहाँ हारून इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब नूर ठीक हो जाए और उससे पूछताछ की जा सके। वहीं अगले सीन में हमें रोहिया को दिखाया जाता है, जो बुर्खा पहनकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रही होती है। और तभी एक दिन बाजार से सामान लाते समय 2 पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। रोहिया बचते बचाते कैसे भी एक गली में जाकर छुप जाती है, जहाँ एक मास्क पहना हुआ लड़का रोहिया को इस हालत में देखकर समझ जाता है कि जरूर वो किसी मुसीबत में है। इसलिए वो उसे अपने घर में ले आता है और उसे पीने के लिए पानी देता है और रोहिया से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ, तुम अंदर से गेट को लॉक कर लो ताकि यहाँ कोई ना आ सके। दूसरी तरफ रफसान नूर के लिए जब खाना बना रहा होता है तो उसकी बहन वर्षा कहती है कि भैया, आप नूर को कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों नहीं कर देते। रफसान कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, नूर भी हमारे फैमिली का एक मेंबर जैसा है, क्या दया की भावना तुम्हारे अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये सुनकर वर्षा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रफसान को देखते हैं, जो नूर के खाने में एक फंगस को ऐड कर रहा होता है। दरअसल इस फंगस को खाने से इंसान अपने दिमाग से धीरे धीरे कंट्रोल के साथ साथ अपनी याददाश्त भी खोने लगता है। रफसान नहीं चाहता कि नूर कभी ठीक हो, इसलिए उसने उसे अपने घर में रखा हुआ था, जिससे वो लगातार इस फंगस नुमा डेंजरस ड्रग को नूर को दे सके। ये फंगस इतनी खतरनाक थी कि जब भी रफसान नूर के सामने खाना लेकर जाता तो नूर उस खाने की तरफ खींचा चला आता, यानी वो पूरी तरह से इसका एडिक्टेड हो चुका था। इसके बाद सीन सीधा 2021 में शिफ्ट होता है। यहाँ हम कमाल को कहीं जाते हुए देखते हैं, तभी उसकी नजर 2 लड़कों पर पड़ती है जो एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे। दरअसल इस बूढ़े आदमी ने इन लड़कों से कुछ पैसे उधार लिए थे जो अब वो लौटा नहीं पा रहा था। अब उस आदमी को देखकर कमाल को अपने पिता की याद आ जाती है और वो अपने पास से पैसे निकालकर उसका उधार चुका देता है। इसके बाद वो उस आदमी को अपने घर लेकर आता है और खाना खिलाते खिलाते बातचीत करने लगता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर आता है। यहाँ ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स नीला के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले इनके इलाके में कुछ लड़कियां मिसिंग होने लगी थी, जिसके पीछे एक सीरियल किलर का हाथ था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी उनमें से किसी की भी आज तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो यहाँ इंस्पेक्टर हारून को यही लगता है कि शायद नीला का केस भी इसी टाइप का है और अब ये दोनों उस इंस्पेक्टर से मिलने का सोचते हैं जो उस समय इस केस पर काम कर रहा था और इसी
केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो इंस्पेक्टर सस्पेंड भी हो गया था। वहीं वो मास्क वाला लड़का खुद पुलिस को बुलाकर रोहिया को उनके हवाले कर देता है, क्योंकि उसे रोहिया पर शक हो गया था और इस लड़के का नाम होता है मंजू। दूसरी तरफ वर्षा जब नीला के कमरे की साफ सफाई कर रही होती है तो यहाँ उसे एक डायरी मिलती है। दरअसल इसका कवर कुछ अलग होता है, लेकिन अंदर से ये एक डायरी होती है। अब वर्षा इस डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है। वहीं मंजू एक अपाहिज बूढ़े आदमी के पास आकर कमाल की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के को ढूंढना है। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर ये लड़का जीवित है तो तुम इसे जरूर ढूंढ सकते हो। और इस पूरी स्टोरी के बीच में मंजू कई बार इस आदमी के पास आकर कमाल के बारे में पूछता है, जिस पर बूढ़ा आदमी यही कहता है कि अभी तक मैं जिनसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। इस तरफ रोहिया को हारून के सामने लाया जाता है। यहाँ रोहिया बार बार यही कहती है कि मैंने नीला को नहीं मारा, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हारून कहता है कि देखो रोहिया, जैसे तुमको पता है कि तुमने नीला को नहीं मारा, वैसे ही मुझको भी लगता है कि नीला का कत्ल खुद रफसान नहीं किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो चलता फिरता आदमी भी नहीं है जो उसको ऐसे ही पकड़ लिया जाए। वो एक जाना माना शेफ है, इसलिए हम उसके घर जाकर सीधा तलाशी भी नहीं ले सकते, लेकिन अगर तुम हमारी इसमें मदद करो तो हम कोई सबूत जरूर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए तुमको वापस नीला बनकर रफसान के घर में जाना पड़ेगा। पहले तो रोहिया इसके लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में कुछ सोचकर इसके लिए मान जाती है। अब सीन वापस 2021 में जाता है, जहां कमाल उस बूढ़े आदमी को घर लाकर खाना खिलाता है और उसे अपना पिता समझकर अपने घर के अंदर ही रख लेता है। लेकिन जब कमाल घर में नहीं होता तो वो बूढ़ा आदमी कमाल को ढूंढने ऊपर वाले रूम में जाने लगता है। तभी अचानक कमाल पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और वापस नीचे लेकर आता है। इस तरफ प्रेजेंट डे में रोहिया नीला के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए बैंक में जाती है और नीला के लॉकर से सभी डॉक्यूमेंट्स ले लेती है। तभी बैंक मैनेजर रोहिया से कहता है कि मैडम, हमने आपके कहने पर 1 करोड़ की FDR रफसान के नाम पर कर दी है। रोहिया ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मेरे कहने पर? तो मैनेजर कहता है कि जी हाँ मैडम, एक दिन हमारा एक एम्प्लॉय जब आपके घर आया था आपके साइन लेने के लिए, तो आपके साइन करते ही वो 1 करोड़ की FDR रफसान के नाम पर ट्रांसफर हो गई थी। अब यहाँ रोहिया को समझ आता है कि आखिर क्यों पहली ही मुलाकात में रफसान ने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, क्योंकि वो ये 1 करोड़ हासिल करना चाहता था। अब यही बात रोहिया आकर इंस्पेक्टर हारून को बताती है और कहती है कि मैंने रफसान जैसे घटिया और तेज दिमाग वाले आदमी को आज तक नहीं देखा, क्योंकि जिस 1 करोड़ रुपए को हासिल करने के लिए मैं उसके घर गई थी, उसने मेरा इस्तेमाल करके वही पैसा अपने नाम करवा लिया। तो हारून कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से नीला बनकर उस घर के अंदर जाना ही होगा। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें वहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। इस बीच हारून को उस इंस्पेक्टर का एड्रेस मिल जाता है जिसको वो ढूंढ रहे थे। इसके बाद हारून अपने साथी साहिल के साथ उस एड्रेस पर निकल जाता है। तभी सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहाँ कमाल उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाकर वापस उसके घर छोड़ आता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असल में वो कोई बूढ़ा आदमी है ही नहीं, वो तो अपना भेष बदलकर कमाल के घर जाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने गया था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका और ये सब अब कमाल को पता चल चुका था। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में उस बूढ़े आदमी का नाम कमरूल है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। एक दिन वो पूछताछ के लिए रफसान के पास आता है और उससे कमाल के बारे में पूछने लगता है कि क्या आप कमाल को जानते हो? रफसान कहता है कि हाँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे छोटे मोटे कामों में मेरी मदद करता है। कमरूल कहता है कि हमें पूरा शक है कि जो भी लड़कियाँ अभी तक मिसिंग हुई हैं, उनके पीछे कमाल का ही हाथ है। अब सिर्फ वही बता सकता है कि उसने उन डेड बॉडीज के साथ क्या किया। वो आपको तो बहुत मानता है, इसलिए आप एक बार उससे इस बारे में बात करके देखिए। रफसान कहता है कि वैसे तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, पर फिर भी मैं इस बारे में उससे एक बार पूछूंगा। इधर प्रेजेंट डे पर हारून और उसका साथी उस इंस्पेक्टर को देखने आते हैं और ये इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि कमरूल ही होता है, जो कि अभी तक पैरालाइज्ड हो चुका था। इसका मतलब उन्हें कमरूल से अब कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती, इसलिए वो कमरूल का फोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं कि शायद उस फोन में उन्हें कोई जानकारी मिल सके। अब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल रफसान को पहले ही पता चल चुका था कि कमरूल उसके पास पूछताछ करने आने वाला है, इसलिए रफसान ने उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाकर रखी थी और वो है इंसानी दिमाग। इंसान की बॉडी में हम सभी पार्ट्स को खा सकते हैं,
सिवाय उसके दिमाग को छोड़कर। अब उसके अंदर क्या क्या होता है ये सब रफसान डिटेल्स में हमको बताता है, जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। खैर, यहाँ रफसान को पता था कि अगर कमाल के बारे में कोई भी बात पता चली तो उसमें रफसान की भी पोल खुल सकती है, इसलिए उसने कमरूल को भी रास्ते से हटाने का डिसाइड कर लिया था और उसे वो इंसानी दिमाग की डिश खिलाकर उसे पैरालाइज्ड कर दिया। इस बीच हारून रफसान को कॉल करके बताता है कि आपकी वाइफ नीला वापस आ गई है। ये सुनकर रफसान फौरन अपनी बहन वर्षा को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ वर्षा उस डायरी को पढ़ रही होती है, जिसे पढ़कर उसे अपने भाई के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। जैसे एक दिन रफसान ने अपने होटल में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें काफी सारे लोग वहां आकर रफसान के साथ सेल्फी लेने लगे। लेकिन इसी बीच एक स्टूडेंट नीला की टीचिंग की तारीफ करते हुए रफसान को साइड में करके नीला के साथ सेल्फी लेने लगता है। ये देखकर रफसान का पारा गर्म हो जाता है और वो मौका देखकर गुस्से में उस लड़के का हाथ जला देता है और कहता है, सॉरी, मुझे दिखा नहीं, ये गलती से हो गया। लेकिन नीला ये देखकर समझ जाती है कि रफसान ने ये सब जानबूझकर किया है। ऐसे ही एक रात रफसान और नीला के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने नीला का फोन चेक किया था, जिसमें वो अपने एक कजिन से बात कर रही होती है। वो नीला से कहता है कि तुम उससे बात करना बंद कर दो। नीला कहती है कि मैं किसी से भी बात करूं, इससे तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है और तुमने मेरा फोन क्यों चेक किया। इसी पर बात बढ़ जाती है और गलती से एक कांच का टुकड़ा नीला के हाथ में लग जाता है, जिससे थोड़ा सा खून निकलने लगता है। ये देखकर रफसान परेशान हो जाता है और बार बार नीला से सॉरी बोलने लगता है और फिर उसी कांच के टुकड़े को अपने हाथ में दबा देता है। मतलब वो कुछ इस तरह रिएक्ट करता है जैसे कोई साइको करता है। अब अपने भाई के बारे में ये सब जानकर वर्षा भी सहम सी जाती है। इधर कमरूल का फोन चेक करने पर हारून को उसमें कमाल की फोटो मिलती है और कमरूल के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने रफसान को कॉल किया था। तभी वहाँ रोहिया आती है और हारून उसे एक पेपर स्प्रे की बोतल देते हुए कहता है कि आज रात रफसान नूर को लेकर हॉस्पिटल जाने वाला है और उसे वापस आने में 1-2 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। तुम्हें इसी बीच घर में दाखिल होना है और रफसान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। अगर कोई तुम्हारे सामने आए तो बस ये स्प्रे मारकर तुम वहाँ से भाग जाना। हमारे पास यही आखिरी मौका है रोहिया। अब रोहिया भी इसके लिए मान जाती है। वहीं रफसान नूर को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन थोड़ी देर गाड़ी घुमा फिराकर वापस घर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि नूर कभी ठीक हो। इधर रोहिया रफसान के घर आकर वहाँ के काम वालों और वर्षा को उसी स्प्रे की मदद से बेहोश कर देती है और जल्दी से रफसान के रूम में जाकर छानबीन करने लगती है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि नीला ने लिखे थे। इसके बाद रोहिया फौरन उन पेपर्स को लेकर घर से बाहर आकर हारून को कॉल करके बोलती है कि मुझे कुछ सबूत मिले हैं। लेकिन तभी कमाल वहां आकर रोहिया को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। दरअसल रफसान ने बैंक के एक एम्प्लॉय को पहले ही बोलकर रखा था कि अगर मेरी वाइफ कभी बैंक में आए तो मुझे फौरन बताना। तो जिस दिन रोहिया वहां गई थी उसी दिन उस एम्प्लॉय ने रफसान को कॉल करके रोहिया के बारे में बता दिया था, जिसके बाद रफसान को पक्का यकीन था कि रोहिया उसके घर जरूर आएगी। इसलिए रफसान ने पहले से ही अपने रूम में एक बॉक्स के अंदर ट्रैकर सेट कर दिया था और उसे ऊपर ही रख दिया था ताकि रोहिया को वो बॉक्स मिल सके और उसे रोहिया की परफेक्ट लोकेशन पता चल सके। और होता भी यही है। जैसे ही रोहिया उस बॉक्स को लेकर बाहर आती है, रफसान फौरन कमाल के जरिए उसे किडनैप करवा लेता है। वहीं जैसे ही ये बात हारून और उसके साथियों को पता चलती है तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और तुरंत रोहिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वो अपाहिज बूढ़ा मंजू को अपने पास बुलाकर कमाल का एड्रेस दे देता है। इस तरफ रफसान और कमाल मिलकर रोहिया को एक बहुत ही खुफिया जगह लेकर आते हैं और उसे बांध देते हैं। अब थोड़ी बहुत बात करने के बाद रफसान कमाल से कहता है कि रोहिया मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रहे कि इसके पीसेस तरीके से करना और जब इसे काटो तो ये जिंदा ही रहनी चाहिए। वहीं वर्षा को डायरी के जरिए पता चलता है कि नीला निलॉय के साथ रिलेशन में थी, लेकिन बाद में उसने निलॉय से ब्रेकअप करके रफसान को सब कुछ सच सच बताने का तय कर लिया था। तो इस तरह वर्षा को पता चलता है कि नीला के गायब होने से पहले उसने रफसान से मुलाकात की थी। इसका मतलब इसके भाई रफसान ने ही नीला को मार दिया। अब ये सच जानकर वर्षा बहुत रोने लगती है। इधर कमाल अपने चाकू की धार पैनी करके रोहिया के पास जाता है ताकि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर सके। यहाँ रोहिया कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। लेकिन कमाल को पैसों में कहाँ इंटरेस्ट था, उसे तो इंसानी गोश्त की लत लग चुकी थी। वो रोहिया की एक भी बात ना सुनते हुए बड़ी ही बेरहमी से उसका एक कान काट देता है और उसे खाने लगता है। यहाँ रोहिया दर्द से तड़पने लगती है। तभी कमाल रोहिया का हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच रोहिया के पास जो चाकू होता है उससे कमाल पर लगातार वार कर करके उसको नरक के दर्शन करवा देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है।
उधर वर्षा जब उस डायरी को लेकर पुलिस के पास जाने ही वाली थी, तभी हारून कुछ पुलिस वालों को लेकर रफसान के घर आ जाता है। तो जब वर्षा हारून को वो डायरी दिखाती है तो उसमें कुछ और ही होता है। दरअसल रफसान ने वर्षा को कुछ दिन पहले बुक पढ़ते हुए देखा था, जबकि वो कभी बुक नहीं पढ़ती थी। ये देखकर रफसान को कुछ शक हुआ और उसने मौका देखकर उस डायरी को उसी जैसी हूबहू बुक से चेंज कर दिया। तभी हारून वर्षा से कहता है कि हमें नीला का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी सुसाइड की वजह आप हो, इसलिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। दरअसल वर्षा और नीला दोनों मिलकर रफसान के साथ काफी प्रैंक किया करते थे और उसी प्रैंक के दौरान नीला ने अपना सुसाइड नोट लिखा था, जिसे रफसान ने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था और आज उसने उसी का इस्तेमाल करके अपनी बहन को जेल के अंदर करने का इंतजाम कर दिया था। इधर मंजू जब कमाल के पते पर आता है तो वहाँ उसे रोहिया और कमाल दोनों जख्मी हालत में मिलते हैं। वो फौरन कमाल को होश में लाकर लाबोनी के बारे में पूछने लगता है। कमाल कहता है, लाबोनी वो अब कहाँ है? उसे तो मैंने कब का मारकर पकाकर खा लिया। वहीं रफसान जब नीला की डायरी पढ़ रहा होता है तो यहाँ एक और पत्ता खुलता है। उसे पता चलता है कि नीला माँ बनने वाली थी, इसलिए उसने निलॉय के साथ ब्रेकअप कर लिया ताकि वो रफसान के साथ हंसी खुशी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तभी एक आदमी पीछे से रफसान के सर पर गन रख देता है और ये क्लाइमेक्स देखकर आप शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नूर होता है। यहाँ नूर कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारा दिया हुआ खाना खाया ही नहीं, बस हमेशा खाने का नाटक करता रहा। जब मैं कोमा से बाहर आया मुझे तभी पता चल गया था कि मेरा एक्सीडेंट तुमने ही करवाया है, इसलिए मैं अपने सही वक्त के आने का इंतजार करता रहा और आज फाइनली तुम मेरे हाथ आ ही गए। और यही इस स्टोरी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, अगर इसका अगला पार्ट भी आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं, हम जल्द से जल्द उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये खतरनाक स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।